हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। आज मैं लुसेंट हिस्ट्री, भारत का इतिहास टॉपिक ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में ब्राह्मण साम्राज्य के जो अंतर्गत आते हैं वो शुंग एवं कन्नव वंश आते हैं। और इससे पहले वाले टॉपिक जो हमने मौर्य साम्राज्य डिस्कशन किए थे, तो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ। कौन थे अंतिम राजा? बृहद्रथ। उन्होंने इनकी जो है पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके किस वंश की नींव डाली? शुंग वंश की नींव डाली। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की। बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग वंश और कन्नव दो वंश आते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश की नींव डाली किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का। हालांकि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मौर्य वंश के बाद मगध पर कौन से वंश का शासन की स्थापना हुई? तो वो शुंग वंश है। कोई ऑप्शन में कन्नव भी रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। नेक्स्ट है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करते हैं? विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। जो इंडो यूनानी शासक थे उसको कौन पराजित करता है? पुष्यमित्र शुंग ने पराजित करता है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। और कौन करवाए थे? पतंजलि इनको अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पतंजलि जो योग के प्रतिपादक हैं, पतंजलि किसके समय में जो ये थे पुरोहित थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के समय। ऑप्शन में दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, हर्षवर्धन के समय। लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग के समय पतंजलि जो उनके पुरोहित थे। आगे है भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने भरूत स्तूप का निर्माण करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दी। और देवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव ने। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि देवभूति की हत्या किसने की? तो वासुदेव ने। और जो है कन्नव वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव ने। ये आया हुआ है कि कन्नव वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव ने कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। कन्नव वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। तो आगे है, और ये याद रखिएगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। और देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी। ये 2 पॉइंट याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। आगे है कि सातवाहन राजवंश। क्वेश्चन ये भी आता है कि शुंग वंश के बाद किस राजवंश की मगध पर किस राजवंश की स्थापना हुई? तो शुंग वंश के बाद जो राजवंश आती है वो सातवाहन राजवंश आती है। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। और इसने कब सुशर्मा की हत्या की? सुशर्मा कन्नव वंश के जो अंतिम शासक सुशर्मा थे उनकी हत्या 60 ईसा पूर्व में कर दी। किसने? तो सिमुक ने। और अपनी राजधानी सातवाहन आंध्र वंश। सातवाहन को कौन सा वंश बोलते हैं? आंध्र वंश भी बोलते हैं। सातवाहन आंध्र वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। यानी कि जो सातवाहन के जो शासक थे वो अपनी राजधानी कहाँ ले गए? प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रतिष्ठान है, गोदावरी नदी के किनारे। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। यानी कि सातवाहन वंश के जो अंतिम शासक थे वो सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र
पुलुमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ये सब सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ कराए थे। सातवाहन ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए? 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। तो ये भी पूछा जाएगा कि सातवाहन शासक के समय प्रसिद्ध इतिहासकार हाल एवं गुणाढ़ थे। कौन कौन थे? हाल एवं गुणाढ़। चाहे हाल एवं गुणाढ़ किसके शासनकाल के समय इतिहासकार थे? तो आंसर हो जाएगा सातवाहन शासनकाल के समय। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। तो ये भी पूछा जाता है कि गाथा सप्तशती किसने लिखा? तो हाल ने। और बृहत कथा की पुस्तक किसने लिखा? तो गुणाढ़ ने। और किसके समय ये थे? ये सातवाहन के समय थे। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन, कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासक जो हैं कि कौन कौन उनसे मुद्रा का प्रचलन करते हैं? चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन, कांसे मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहन जो है सातवाहन शासक चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसा मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन ने अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे कहाँ से मंगाया जाता था? उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के शीशे के ही बने थे। तो पूछा जाता है कि किस राजवंश के समय सर्वाधिक शीशे के सिक्के बने थे? तो आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश के समय। ब्राह्मणों ने भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। यानी कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सबसे पहले कौन करते हैं? सातवाहन करते हैं। नेक्स्ट है कि भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईस्वी पूर्व में सातवाहन के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? नानाघाट अभिलेख में, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव देने का उल्लेख है। अश्वमेध यज्ञ में क्या देने का उल्लेख है? 1 गांव देने का उल्लेख है। अब क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सबसे पहले किस शासक ने किया था? तो वो किया था सातवाहन शासक ने। भूमि अनुदान की सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहन के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव देने का उल्लेख है। आगे है सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि क्या थी? ब्राह्मी। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहनों में किस शासन का आभास मिलता है? तो मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। यहाँ सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। ये देखिए, सातवाहन में मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक थे, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। यानी मातृसत्तात्मक ढांचे का थोड़ा आभास तो मिलता है, क्योंकि बच्चे का नाम माता के नाम पे होती थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र। लेकिन सातवाहन के राजकुल पितृतंत्रात्मक थे, क्योंकि राज सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था उनके पुत्र ही होते थे। उत्तराधिकारी का मतलब कि जो उनके आने वाले जो शासक होंगे, उनके गद्दी पर बैठने के अधिकार जो रखते होंगे, तो उनका पुत्र ही उस समय होता था। तो वो जो है उनके उत्तराधिकारी कौन थे? उनके पुत्र ही होते थे, पुत्री नहीं होती थी।
हाँ, नेक्स्ट है कि सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा। अब देखिए सातवाहन के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है कि उनका प्रशासन कैसा होता था। तो सातवाहन जो है सातवाहन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ग्रामीण क्षेत्र में कैसी थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन का काम किसको दिया हुआ था, गोलमिक। जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन देखते थे सातवाहन के समय वो क्या कहलाते थे, गोलमिक। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। और गोलमिक क्या होता था, गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन का महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ, ये तो हमने देखा है कि ये इतना प्रशासन दिया हुआ सातवाहन का। सातवाहन की जो स्थापत्य कलाकृतियाँ हैं वो कैसी है, तो देखिए सातवाहन की स्थापत्य कृतियाँ जो है वो कारले का चैत्य, उसके बाद अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। आप ये सब जो है गूगल पे सर्च कीजिएगा कारले का चैत्य, तो आपको वो चैत्य कैसा दिखता है वो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है अजंता, हम भी यहाँ पे दिखा सकते हैं गूगल पे सर्च करके, बट वीडियो लंबी बन जाएगी, तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कारले का चैत्य कैसा है, अजंता एवं एलोरा की गुफा कैसा है, उसके बाद गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास, सातकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक किसके स्वामी कहे जाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो इसका जो हम कलाकृति स्थापत्य कृति क्या देखें, कारले का चैत्य मिलता है, अजंता एवं एलोरा का गुफाओं का निर्माण भी इन्हीं के काल में होता है। उसके बाद सातवाहन के समय अमरावती कला का विकास भी इन्हीं के समय होता है। और सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक क्या कहे जाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश को दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते, तो सातवाहन के शासक को क्या कहते थे, दक्षिणापथ स्वामी। नेक्स्ट है सातवाहन राज्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन जो है राज्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किसका काम किया, सेतु का। यहाँ पे सातवाहन राज्य था, सेतु का काम करता है ये। नेक्स्ट है सातवाहन के बाद कौन राजवंश आता है, सातवाहन के बाद चेदी राजवंश आता है। सातवाहन के बाद कौन राजवंश आता है, सातवाहन के बाद चेदी राजवंश आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन के बाद कौन राजवंश आता है, तो सातवाहन के बाद चेदी राजवंश आता है, ये याद कर लीजिएगा। चेदी राजवंश, अब हम चेदी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। चेदी राजवंश की कहाँ पे होता है, तो ये कलिंग में होता है, सॉरी, चेदी राजवंश कहाँ पे होता है, कलिंग में होता है। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा को उस समय क्या कहते थे, कलिंग। और कलिंग को किसने जीता था, अशोक ने। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। अशोक जब मर जाते हैं, वैसे अशोक जीत लेते हैं कलिंग राज्य को, जब वो मर जाते हैं तो कलिंग में किस राजवंश का उदय होता है, चेदी राजवंश का। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चेदी राजवंश की जानकारी हमको किससे मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर राजस्थान से। और ऐसे भी क्वेश्चन रहता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख में चेदी राजवंश के बारे में हमको पता चलता है। खारवेल इस वंश की एक प्रतापी राजा थे, और खारवेल वंश को जानने के लिए हम ये अभिलेख काम आता है। कौन अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि खारवेल राजवंश को जानने के लिए
निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पता चल पाता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख इसके इतिहास को जान पाते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था और उन्हें जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की गुफा का निर्माण करवाया था। किसने? खारवेल ने। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। तो ये खारवेल हो गया। अब है भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणियों का क्रम। यवन राज्य मतलब जो विदेशी आक्रमण आते हैं। अब हम थोड़ा विदेशी आक्रमण जो यहाँ भारत आए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन विदेशी आक्रमण आते हैं भारत में? तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हिंदू यूनानी आते हैं, उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद पहलव आते हैं, उसके बाद कुषाण आते हैं। तो इसका क्रम याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पूछा गया, फिर पूछ सकता है कि भारत में हिंदू यूनानी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है। तो यवन राज्य के आक्रमणकारियों का क्रम क्या है, या फिर विदेशी राज्य के आने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आए थे हिंदू यूनानी, उसके बाद आए थे शक, उसके बाद आए थे पहलव, उसके बाद आए थे कुषाण। नेक्स्ट है कि सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। अक्षुण्ण मतलब टूटने नहीं दिया, अक्षुण्ण मतलब बनाए रखा। सेल्यूकस ने स्थापित किया था पश्चिमी तथा मध्य एशिया के एक विशाल साम्राज्य को, और उसने अपना उत्तराधिकारी किसको बना के गया था? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम इस साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी टूटने नहीं दिया। एंटियोकस प्रथम के बाद आता है एंटियोकस सेकेंड। एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए, और एंटियोकस सेकेंड के काल में जो है विद्रोह हुआ और अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गया, यानी कि वो टूट गया, अक्षुण्ण नहीं रहा, टूट गया। बैक्टीरिया कहाँ है? अफगानिस्तान को ही कहा जाता है। तो बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। मतलब कि बैक्टीरिया विद्रोह करता है और उसका नेतृत्व किसने किया? डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। और वहाँ कौन कौन से राजा शासन करते हैं? डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइस के बाद है एंटीअल्किडस हर्मिक्स। तो ये एक बार नाम पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा कि ये कौन कौन थे। एंटियोकस प्रथम रखे, उसको एंटियोकस प्रथम के बाद आते हैं एंटियोकस सेकेंड, उसके बाद अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गया। अनेक प्रांत स्वतंत्र होने के बाद जो बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ और कौन कौन राजा यहाँ पर फिर शासन करते हैं? तो डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटोअल्किडस हर्मिक्स। तो ये सब नाम ध्यान में रखिएगा। ये सब कहाँ शासन करते हैं? बैक्टीरिया पर। भारत का सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक किसने किया? डेमेट्रियस ने। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसके शासनकाल इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। यानी कि कह रहा है भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। तो पूछा जा सकता है कि कौन से बैक्टीरियाई शासक भारत पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं? तो ये डेमेट्रियस करते हैं। और डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान जीत लेता है। पंजाब सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। और इसने और कहाँ पे अधिकार कर लिया? साकल को अपनी राजधानी बनाया, और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। इस सब पर अधिकार करके इसको क्या कहा नाम दिया? हिंद यूनानी या फिर बैक्टीरियाई यूनानी। क्या नाम दिया? हिंदू यूनानी या फिर बैक्टीरियाई यूनानी। नेक्स्ट है कि
एक मिनट, हाँ नेक्स्ट है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यानी कि हिंद यूनानी शासक सबसे विख्यात, हिंद यूनानी शासक में सबसे विख्यात कौन था? मिनांडर। और इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल। अभी किसका क्या बोलते हैं उसको? सियालकोट। क्या बोलते हैं अभी? सियालकोट। नेक्स्ट है, एक मिनट, ओके, इतिहास, सॉरी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इस्लाम, उसके बाद इसको डिस्कस कर लिए थे हमने, उसके बाद शक, उसके बाद शक हमने नहीं किया था, गुप्त साम्राज्य भी नहीं किया था, और हमने संगम युग भी नहीं किया था, शक भी नहीं किया था। ब्राह्मण साम्राज्य डिस्कस कर रहे थे, और ब्राह्मण साम्राज्य में हम डिस्कस कर रहे थे भारत पर यवन राज्य, यानी कि विदेशी राज्यों का आगमन। सबसे पहले कौन आते हैं? तो सबसे पहले हिंद यूनानी शक, पहलव, कुषाण। और इसी में हम देख रहे थे थोड़ा इसको बड़ा करके कि जो हिंद यूनानी शासक सबसे जो हिंद यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात शासक कौन थे? मिनांडर 135 से 145 ईसा पूर्व। इनकी राजधानी साकल जो आधुनिक सियालकोट यानी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं? नागार्जुन बौद्ध धर्म से दीक्षा लेते हैं। मिनांडर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं? नागार्जुन से दीक्षा लेते हैं। उसके बाद है मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद प्रश्न। यानी कि कह रहा है, ये पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कि मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। मिनांडर क्वेश्चन करते हैं और नागसेन उत्तर देते हैं। नागसेन बौद्ध धर्म के होते हैं और वो उत्तर देते हैं, और इसको एक बुक में संग्रहित किया गया, उसी का नाम है मिलिंद पन्हो। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। और हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। मतलब कि हिंद यूनानी जो सिक्के जारी करते हैं, पहले ऐसे शासक हैं जो इस तरह से सिक्के जारी करते हैं कि अगर हम उसे देख लें, निश्चित रूप से कहा जाता है सिक्के किन राजाओं के हैं। इस तरह से मतलब उस पर सारे सूचनाएं इंगित कर दिए होंगे वो, इसीलिए। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए हैं? तो हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तो पता ही होगा आपको, जैसे ये है, ये जो है पूरा, ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है भारत का, ये एरिया। तो ने कह रहा है हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। और हेलेनिस्टिक आर्ट किसका उदाहरण है? गंधार कला का। यूनानी ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान दिया। और नाटक जो कभी देखे होंगे तो उस पर पर्दा गिरता है, फिर उठाया जाता है, तो पर्दे का उसने प्रचलन किया और भारतीय नाट्यकला में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों का देन था, इसलिए वह यवनिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। और पर्दा जो था किसका देन था? यूनानियों का, इसलिए उसे क्या कहा गया? यवनिका। क्या कहा गया?
यवनिका कहा गया। हिंदू यूनानी के बाद कौन आते हैं? हिंदू यूनानी के बाद शक आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में शक कवर करेंगे। तो आज के लिए शक शासन कवर करेंगे। ये भी विदेशी हैं और इससे पहले हमने जो हिंदू यूनानी कवर किया, विदेशियों के जो यवन राज्य यानी कि विदेशी जो आते हैं भारत। अब हम शक कवर करेंगे। शक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को भी देखिएगा। नेक्स्ट अगर कुछ भी इसमें डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कोई जगह पता ना हो कि कौन जगह कहाँ से रिलेट है, मैंने छोड़ दिया हो, नहीं बताया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम शक कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।